ऊपर से आ रही तेज चीखने और चिल्लाने की आवाजों को सुनकर दिव्या और विशाल ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। वो दोनों जितना ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे होते हैं उतनी ही लड़ने की आवाजें तेज होती जा रही होती हैं। ऊपर लॉबी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसी रूम नंबर 3026 से लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही हैं, जिसमें वो पति पत्नी ठहरे हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही होटल राजमहल में दाखिल हुए थे। विशाल और दिव्या दबे कदमों से उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगे और तभी उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। जब इन दोनों ने अंदर झांक कर देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गए। उस औरत ने अपना पल्लू उतार दिया है और उसके बाहर निकले हुए पेट को देखकर कोई भी साफ बता सकता है कि वो मां बनने वाली है। लेकिन बन्ना, हमारी भी तो बात सुनो, यो भी तो हमारी ही औलाद है, हमारा खून है। उस औरत ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने पति से कहा, देख, तुम हारे से मगज न मार। कल के कल हम डॉक्टर साहब ने बुला के इस कलंक ने राम राम सा कह देंगे, बस। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर उस औरत को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो और वो अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके पति ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उससे कहा, तू हमारी एक बात अपने कान खोल के सुन ले भींदड़ी, आदमी का वंश सिर्फ छोरों से ही चले हैं, इन छोरियों से कोनी। तू हमारे को एक छोरा तक तो दे ना पाई और अब हमारी छाती पर यो बैल रखना चाहे से। लेकिन छोरिया भी तो देवी माँ का रूप हो, वैसे उनके अंदर लक्ष्मी मैया वास करे हैं। उस औरत ने एक बार फिर अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो आदमी काफी नाराज हो गया। अरे मूर्ख लुगाई, तने समझ को नहीं आवे? तने हमारी छाती पर पहले से ही 3 देवियां छोड़ रखी है ना, मैं उन्हीं की पूजा अर्चना करके खुश हूं। अब मारे को अपना वंश बढ़ाने के लिए छोरा चाहिए, छोरा। और अब तन्ने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो देवी माँ की सौ मैं थारी जबान खींच लूंगा। अपने पति के मुंह से अपने ही बच्चे के लिए ऐसी बातें सुनकर वो औरत काफी गुस्सा हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं भी देखती हूँ कि कैसे कोई हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यह हमारी औलाद है, हमारा खून, और अब इसकी रक्षा मैं ही करूंगी। अपने भ्रूण की जांच करवा के पहले ही कानून अपराध किया है, नहीं तो थारे को कैसे पता चलता कि छोरी होगी या छोरा? अगर आपने ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी। उसकी बात सुनते ही उसका पति गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसने अपने पत्नी के गाल पर चटाक से खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। थारी ये हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान ऊंची करे है। कारपेट पर खड़े रहने की वजह से थप्पड़ पड़ते ही औरत अपना बैलेंस खो बैठी और उसका पैर फिसल गया और वो पेट के बल नीचे जमीन पर गिर गई। दर्द की वजह से उस औरत की चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया और चीखने चिल्लाने लगी, मारी बच्ची को बचाओ। वो दर्द से वहीं पड़ी तड़पती रही और अपने पति से मदद की भीख मांगने लगी। नहीं, हमारी बच्ची को बचा लो, मैं थारे से विनती करूं बन्ना, अपनी औलाद ने बचा लो। मन ने थारे से पहले ही कहा था कि यो बच्ची मारे को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब तो मारे माँ बाबू को भी ये लागे है कि अब घर में छोरा ही आना चाहिए, लेकिन तूने हमारी बात न सुनी तो अब सड़ यहीं पर। इतना कहते ही वो आदमी काफी फुर्ती से कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है और दिव्या और विशाल के बिल्कुल पास से उन्हें देखे बिना ही होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके भारी भारी जूतों की तेज रफ्तार से आ रही आवाजें ये साफ बता रही है कि वो जल्द से जल्द अपनी बीवी से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। उस आदमी के जाने के बाद कुछ देर तक तो वो औरत चिल्लाती रही, मगर थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज बंद हो गई और वहां पर एक बार फिर एक डरा देने वाला सन्नाटा छा गया। दिव्या और विशाल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हो कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए।
विशाल ने दिव्या की तरफ देखकर धीरे से अपना सर हिलाया और काफी धीमे धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक साए की आवाज के साथ उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर दिव्या और विशाल दोनों के होश उड़ गए। अंदर वो औरत बेहोशी की हालत पर जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी बॉडी से काफी खून बह रहा है। उसका घाघरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका है और उसकी ये हालत देखकर दिव्या और विशाल दोनों समझ गए कि उसका बच्चा और ये औरत दोनों अब मर चुके हैं। दिव्या का हाथ अपने आप उसके मुंह पर चला गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई अपनी बीवी और बच्चे के साथ इतनी बेदर्दी से भी पेश आ सकता है। ये सब देखकर विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। तभी अचानक से उनके देखते ही देखते वो औरत वहां से गायब हो गई। उसके साथ साथ कमरे का सारा सामान भी पहले की तरह अपनी जगह पर वापस पहुंच गया। ये सब देखकर दिव्या और विशाल की आंखें खुली की खुली रह गई। उन दोनों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो अपना सर घुमाकर अपने आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो वहां से उल्टे पांव वापस आने लगे और उनके कमरे से वापस आते ही एक धड़ाक की आवाज से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे होटल राजमहल के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। वो दोनों ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे ही पीछे मुड़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पीछे एक लंबा घूंघट डाले हुए वही औरत खड़ी है। उसका पूरा शरीर जल चुका है और उसके जख्मों से जगह जगह से खून रिस रहा है। उसकी गोद में एक आधा अधूरा बच्चा है जिसके ऑर्गन्स साफ नजर आ रहे हैं और उसके शरीर पर अभी ठीक तरह से चमड़ी भी नहीं आई है। यहां तक कि उसके हाथ की उंगलियां और चेहरा भी अभी ठीक से बन नहीं पाया है। ऐसा लग रहा है जैसे उस औरत ने अपनी गोद में मांस का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ हो। अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आई और हवा के झोंके के साथ उस औरत का पल्लू उड़कर उसके सर से नीचे गिर गया। उस औरत का जला हुआ चेहरा और बिना पुतलियों वाली आंखें देखकर दिव्या की चीख निकल गई। वो औरत धीमे कदमों से चलती हुई उन दोनों की तरफ ही बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, पीछे पीछे खून से उसके पैरों के निशान बन रहे हैं और जमीन पर हर जगह खून ही खून फैल चुका है। उस औरत के आगे बढ़ने की वजह से दिव्या और विशाल भी अपने कदम पीछे हटाने लगे, मगर कुछ कदमों के बाद ही उनकी पीठ एक दीवार से जा लगी। जब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वो डर के मारे वहीं खड़े रह गए। उन दोनों का पूरा शरीर डर से थर थर कांप रहा है और वो अपने दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहे हैं। उनके बेहद नजदीक आकर वो औरत अचानक से रुक गई और उसने विशाल से कहा, मैं और हमारी बच्ची सालों से इंतजार कर रहे हैं। तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है विशाल। अब तुम्हें, मुझे और हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाना ही होगा। उसकी आवाज इंसानों जैसी भी नहीं लग रही और उस भूतिया आवाज को सुनकर विशाल और दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। होटल राजमहल के अंदर चलती हुई तेज हवाएं और भी खतरनाक हो गई, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। अगर मारे और हमारी छोरी को इंसाफ नहीं मिला तो बाहरी बाहर के अंदर था, मैं थारे को छोड़ूंगी नहीं। उसके इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। वो औरत दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। उसका जला हुआ शरीर और आधा अधूरा बच्चा देखकर दिव्या और विशाल के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही उसने दिव्या और विशाल को धमकी दी, तभी जोर से आसमान में बिजली कड़की और अचानक से वो उनके सामने से गायब हो गए। होटल राजमहल में चल रही तेज हवाएं बिल्कुल शांत हो गई और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया। वो औरत कहाँ चली गई? दिव्या ने घबराते हुए विशाल का हाथ पकड़ लिया और पूछा।
विशाल भी घबराकर डरते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कहीं पर भी कोई नजर नहीं आया। डर के मारे उन दोनों की धड़कन तेज हो चुकी है और उनके माथे पर पसीना आ गया है। तभी विशाल की नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें 3:15 बज रहे हैं। वो तुरंत कमरे से निकलकर बाहर भागने लगा। विशाल, तुम कहाँ जा रहे हो और इस तरह से भाग क्यों रहे हो? उसे इस तरह से भागते हुए देखकर दिव्या बहुत कंफ्यूज हो गई। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक और दिन का इंतजार करें। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो आदमी और औरत कहाँ से आए थे, नहीं तो वो हमें भी यहाँ पर आत्मा बनाकर कैद कर देगी। विशाल ने जवाब दिया और वो तुरंत हॉल से रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ने लगा। रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही उसने हड़बड़ाहट में जल्दी से वही 7 साल पुराना एंट्री रजिस्टर निकाला और उसके पन्ने पलट पलट कर देखने लगा। दिव्या भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई और वो भी विशाल की मदद करने लगी। तभी उन्हें रूम नंबर 3026 की एक एंट्री नजर आई। ठाकुर सुजान सिंह और नंदिनी सिंह। उस पन्ने को देखते ही वो लोग समझ गए कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही पति पत्नी है। उसने तुरंत वो पेज रजिस्टर से फाड़ लिया। उसी वक्त अचानक से पूरे होटल राजमहल के अंदर धू धू करके आग लगने लगी और विशाल ने तुरंत दिव्या का हाथ पकड़ा और वो लोग भागते हुए होटल राजमहल से बाहर निकल आए। होटल से बाहर आकर दिव्या और विशाल की सांसें फूली हुई हैं और दिव्या विशाल से पूछती है, हमें उन लोगों का पता तो मिल गया, लेकिन अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हाँ, हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है दिव्या। हमें अभी के अभी इस पते पर लिखे जैसलमेर के इस गांव में जाना ही होगा ताकि हम जल्द से जल्द पता लगा सके कि आखिर इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी। विशाल ने कुछ सोचते हुए दिव्या की बातों का जवाब दिया। उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बस में बैठकर जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। लंबा सफर और रेगिस्तान की गर्मी उन्हें बहुत परेशान कर रही है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ रेगिस्तान और बीहड़ ही दिख रहा है। बस में बैठे बैठे विशाल की आंख लग गई, मगर खिड़की के पास बैठी दिव्या अभी भी बाहर देख रही है। तभी अचानक से उसे रास्ते में वही औरत अपने हाथ में एक बच्चा लिए नजर आती है। वो तुरंत घबराकर विशाल को उसकी नींद से जगाती है और कहती है, विशाल, विशाल उठो, मैंने अभी अभी उसे देखा, उठो। उसने विशाल को उसके हाथ से पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया। क्या हुआ है तुम्हें? अब किसे देख लिया तुमने? विशाल ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। वही औरत विशाल, वही जिसकी गोद में वो बच्चा था, वो अभी यही सड़क के किनारे खड़ी थी, दिव्या ने घबराते हुए जवाब दिया। विशाल ने तुरंत खिड़की से बाहर झांक कर देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं है। अरे चलती बस में तुम्हें कैसे कोई नजर आ रहा है? देखो, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। चाहो तो थोड़ा पानी पी लो। ले छोरी, पानी पी ले। तभी पीछे की सीट से एक औरत ने पानी की बोतल दिव्या की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। लेकिन दिव्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उनके पीछे की सीट पर और कोई नहीं बल्कि वही औरत बैठी हुई है। उसका अधजला शरीर और उसकी गोद में पकड़ा हुआ बच्चा देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेहद जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनते ही विशाल ने अपने कान पर हाथ रख लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है दिव्या? अरे यो छोरी पागल हो गई है के? काई चिल्लावे है? बस में बैठे बाकी लोगों ने उसकी चीख सुनकर नाराज होते हुए कहा, पीछे सीट पर देखो। दिव्या ने काफी मुश्किल से डरते डरते जवाब दिया। विशाल ने अपना चेहरा पीछे घुमाकर देखा तो वहां पर एक औरत अपने हाथ में पानी की बोतल लिए बैठी हुई है। क्या हुआ छोरे? तभी बंसी ने विशाल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, कितनी जोर से चिल्लाती है ये लड़की, सोने भी नहीं देती। वही मुरली ने भी विशाल के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, ये विशाल है ना, लड़कियां इसकी कमजोरी है। इतना कहते ही बंसी और मुरली दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर विशाल ने कहा, सब सुन रहा हूं मैं,
ये सुनकर बंसी ने कहा, हमें क्या कह रहा है? इस लड़की को चुप करवाना। विशाल ने गुस्से से दिव्या से कहा, चुप नहीं बैठ सकती, हमारी बेइज्जती करवा रही हो। ये सुनकर बंसी और मुरली एक बार फिर हंसने लगे। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, बड़े आए बेइज्जती वाले। इतना कहकर मुंह बनाकर दिव्या आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद विशाल ने बस से उतरकर एक आदमी से पूछा, सुनिए, ये बीरपुर गांव जाने के लिए कौन सा रास्ता है? उस आदमी ने जवाब दिया, यहाँ से कुछ मील पैदल चलने के बाद आपका बीरपुर गांव ही आएगा, लेकिन वहां तक आपको पैदल ही जाना होगा। वहां कोई घोड़ा गाड़ी या रिक्शा नहीं जाता है। जी शुक्रिया। मीलों तक पैदल, वो भी इतनी गर्मी में? विशाल प्लीज डू समथिंग, मैं तो पागल हो जाऊंगी इतनी गर्मी में। दिव्या ने विशाल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कुछ ही देर की तो बात है, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम कुछ ही देर में उस गांव में होंगे। विशाल ने दिव्या को समझाया। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी और कुछ कदम आगे जाकर उन्हें एक हैंडपंप से पानी पीने का ख्याल आया। मैं पानी पी लेता हूँ और तुम हैंडपंप चलाना। विशाल ने अपने दोनों हाथों को हैंडपंप के नीचे झुकाकर पानी पीना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते पानी का रंग खून की तरह लाल हो गया और जैसे ही विशाल ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि हैंडपंप कोई और नहीं बल्कि वही औरत चला रही है। उसने एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है जिससे खून लगातार टपकता जा रहा है और उसका दूसरा हाथ हैंडपंप पर है। उस औरत को देखते ही विशाल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दिव्या! दिव्या! क्या हुआ? मैं तो यहीं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ थोड़ी देर, लेकिन तुम्हें भी चैन नहीं है। बोलते बोलते दिव्या की नजर जैसे ही उस औरत पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगे और सीधा बीरपुर गांव जाकर ही सांस ली। विशाल और दिव्या को यूं भागता देखकर बंसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अरे भाग क्यों रहे हो? हम हैं तुम्हारे साथ। तभी मुरली ने भी फुसफुसाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, हम करेंगे तुम्हारी रक्षा, तुम मत डरो। ये सुनते ही विशाल ने गुस्से में कहा, अच्छा, अब बड़ी मदद करने के लिए आ रहे हो। तब कहाँ थे जब वो औरत होटल में हमें आत्मा बनाने की धमकी दे रही थी? बंसी ने कहा, वही तो थे हम दोनों तुम्हारे अगल बगल। विशाल ने आगे कहा, तो फिर तब कुछ बोले क्यों नहीं? मुरली ने जवाब दिया, हम तुम्हें डरता हुआ देखकर मजे ले रहे थे। इतना कहकर मुरली और बंसी जोर जोर से हंसने लगे। गांव पहुंचकर दिव्या और विशाल ने किसी से ठाकुर सुजान सिंह के घर का रास्ता पूछा और उसके घर पहुंच गए। वो घर बहुत बड़ा है और उसे देखकर साफ पता लग रहा है कि ये गांव के किसी ठाकुर का घर है। घर के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वो दोनों जैसे ही घर के आंगन की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक कोने में वही औरत एक लंबा घूंघट डाले अपने हाथ में बच्चा लेकर खड़ी है। इस बार वो दोनों सीधा घर के दरवाजे पर पहुंच गए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। उस औरत को देखकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत आज उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है और हर जगह उनके साथ ही चल रही है। इसलिए उन्होंने तुरंत हड़बड़ाहट में जोर जोर से ठाकुर सुजान सिंह के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अरे कौन है यो बावला जो भरे दिन में दरवाजा पीट रहा है? हाँ हाँ भले मानस, आ रही हूँ, हम जा। अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर में कोने में खड़ी नंदिनी अचानक से गायब हो गई। विशाल और दिव्या इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आई। हाँ भाई, ये काम से? और कौन हो तुम दोनों? उस औरत ने तीखी आवाज में दिव्या और विशाल से पूछा। उस औरत की आवाज सुनते ही दिव्या और विशाल तुरंत उसकी तरफ देखने लगे और मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, हमें ठाकुर सुजान सिंह जी से मिलना था, क्या वो घर पर होंगे? हाँ, वो तो घर पर ही है, मगर तुम लोग उसे कैसे जानते हो? जी, हम वो एक इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। आप प्लीज अगर उन्हें बुला देंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
ठीक है, आ जाओ अंदर। उस औरत ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, मैं सुजान ने बुलाकर लाती हूँ। दिव्या और विशाल उस कमरे में बैठे सारी चीजों को देखने लगे। तभी एक छोटी 10 साल की बच्ची उनके लिए पानी ले आई। दिव्या ने देखा कि 2 और छोटी छोटी 12-13 साल की उम्र की बच्चियां घर के कामों में लगी हुई हैं। अरे छोरी, हाथ ढंग से चला और ठीक से साफ कर सारे फर्श ने। महाराज लाड़े सर, इस गीले फर्श पर चलते हुए फिसला तो मैं थारी टांगे तोड़ दूंगी। उस औरत ने एक 13 साल की बच्ची को डांटते हुए कहा, जी दादी सा, मैं अभी सब कुछ कर देती हूँ। तभी कुछ 5 साल की उम्र का एक लड़का वहां आया और उस लड़की की चोटी खींचकर भाग गया। उस लड़की ने तुरंत अपने बाल पकड़े और अपनी दादी से शिकायत करते हुए कहा, दादी सा, आपने देखा ना कि आज भी पहले उसी ने मुझे परेशान किया। अरे तो क्या हो गया छोरी, थारा छोटा भाई है, उसके जो मन में आएगा वो वही करेगा। वैसे भी वो हमारे कुल का दीपक है और इस घर में सब लोग उसकी बात मानेंगे। और खबरदार, जो किसी ने भी उससे कुछ कहा तो समझ गई? इस बुढ़िया को तो मैं। दिव्या ने उठकर कुछ बोलने की कोशिश की, मगर विशाल ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करवा दिया। अभी नहीं। दिव्या और विशाल को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुजान सिंह से मिलने से पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनका सारा प्लान फेल हो जाए। तभी उनकी नजर कमरे की टेबल पर रखे हुए एक फोटो पर पड़ी। फोटो में 3 प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ नंदिनी और सुजान सिंह खड़े हुए हैं। दिव्या उठकर उस टेबल के पास गई और अपने हाथ में वो फोटो उठाकर ध्यान से देखने लगी। यो हमारी पहली लुगाई नंदिनी से। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई। दिव्या और विशाल ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वहां पर सुजान सिंह खड़ा है। उसने अपने सर पर वही लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई है और कुर्ता धोती पहने हुए हैं। पहली बीवी? उसकी बात सुनकर दिव्या और विशाल दोनों काफी हैरान रह गए। हाँ, पहली बीवी। इसे मरे हुए काफी साल गुजर गए। अब इसके मरने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले थोड़ी ना बिताता। पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? दिव्या कुछ बोलने लगी, लेकिन उसे रोकते हुए विशाल ने कहा, सर, हम एक इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। हमारे पास ऐसे प्लान हैं जिससे आपके बच्चों को आगे की पढ़ाई में बहुत फायदा मिलेगा। ये सुनकर सुजान सिंह ने कहा, अच्छा अच्छा, आप मारे को मेरे छोरे के लिए बताओ। छोरिया तो पढ़कर क्या करेंगी? उन्हें तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना है। इतना कहते ही उसने अंदर किसी को आवाज लगाई, रे बेलड़े, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। उसके कुछ ही देर में एक कम उम्र की बेहद खूबसूरत औरत अपने सर पर पल्लू लिए हाथ में चाय की ट्रे पकड़े कमरे में आ गई। यो है हमारी दूसरी लुगाई भावना। हमारी पहली लुगाई तो हमारे माँ बाबू सा को एक पोता तक ना दे पाई, और इसने आते ही हमारा सारा घर संभाल लिया और शादी के 1 साल के भीतर भीतर हमारे को हमारा वंश चलाने के लिए कुल दीपक भी दे दिया। उसने बाहर खेलते हुए एक छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया, जो अभी भी कभी उन लड़कियों को मार रहा है तो कभी उनके बाल खींचकर उन्हें परेशान कर रहा है। मगर सुजान सिंह उसे डांटना तो दूर, उसकी इस हरकत पर प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। आखिर में दिव्या ये सब देखकर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने गुस्से में सुजान सिंह से कहा, कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आज के वक्त पर बेटे और बेटियां एक बराबर होते हैं। अपने खुद के बच्चों में आप इस तरह से फर्क कैसे कर सकते हैं? अरे मैडम जी, छोरा छोरी में फर्क होता है, तभी तो दुनिया उनमें फर्क करती है। मैं आप लोगों जितना पढ़ा लिखा तो ना हूं, लेकिन इतना तो कोई भी बता सकता है कि घर का दीपक सिर्फ छोरा ही होता है। आदमी का नाम और इज्जत सिर्फ उसके बेटे से चलती है, बेटियों से ना। मैं तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। और वैसे भी छोरियां तो घर का चूल्हा चौका संभालने के लिए ही होती है, पढ़ लिख कर घर तो छोरे ही चलावे हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
आज के वक्त में लड़कियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बनकर नाम कमा रही हैं। आज वो भी अपने माँ बाप का ध्यान पूरी तरह से रखते हैं और समाज में सुधार लाती हैं। विशाल ने भी सुजान सिंह को समझाने की कोशिश की। उनकी ये नसीहतें सुनकर सुजान सिंह काफी नाराज हो गया और उसने उन लोगों से कहा, तुम लोग जिस काम के लिए आए थे वो करो और निकलो हमारे घर से। ये सुनते ही विशाल ने सुजान सिंह की आंखों में देखते हुए पूछा, ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि हम किस काम से आए हैं। ये सुनकर सुजान सिंह हैरान नजरों से उनकी ओर देखता है। मतबल, विशाल ने आगे कहा, दरअसल हम आपको होटल राजमहल बुलाने के लिए आए हैं। होटल राजमहल? लेकिन वो तो 7 साल पहले ही जलकर राख हो गया था। होटल राजमहल का नाम सुनते ही सुजान सिंह के माथे पर पसीना आ गया। हाँ, वो जल गया था, लेकिन अब उसे दोबारा खड़ा किया गया है, इसीलिए हम लोग आपको भी इनवाइट करने के लिए आए हैं। दिव्या ने जवाब दिया, लेकिन मैं वहां पर क्यों आऊं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ऐसे ही इधर उधर होटलों में घूमता रहूं। लेकिन वहां पर आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है, क्या आप उससे भी मिलना नहीं चाहते? विशाल ने सुजान सिंह से पूछा। ये सुनते ही सुजान सिंह गुस्से में खड़े होते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है छोरे? नंदिनी को तो मरे हुए 7 साल बीत गए, तभी तो मैंने ये दूसरी शादी की है। महारा पागल मत बनाओ और चलो अब निकलो यहाँ से। नंदिनी अपने आप नहीं मरी थी, बल्कि आपने उसका खून किया था। दिव्या ने गुस्से में सुजान सिंह से कहा। मन ने उसका खून किया था? तुम लोगों से ये सब किसने कहा? अरे वो तो होटल की आग में जलकर मर गई थी। हमारा तो झगड़ा हुआ था। मन ने उसे कितना समझाया, लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रही थी। मने तो खबर भी ना थी कि वहां पर आग लगने वाली है, नहीं तो मैं उसे वहां पर क्यों छोड़ता? मन ने किसी का कोई खून वून नहीं किया। सुजान सिंह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसके चेहरे की घबराहट दिव्या और विशाल देख ना पाए। हमें सब कुछ अच्छे से पता है कि उस रात वहां पर क्या हुआ था और क्या नहीं, और हमारे पास इस बात का सबूत भी है कि तुमने ही अपनी बीवी का खून किया है। हमें अच्छे से पता है कि तुम अपनी बीवी को जबरदस्ती अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगर तुम आज रात 11 बजे होटल राजमहल नहीं आए तो हम वो सारे सबूत पुलिस को दे देंगे। इसके बाद तुम्हारी ये नई बीवी तुम्हारे पास रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। विशाल ने सुजान सिंह को डराते हुए कहा। लेकिन मैंने कुछ। इससे पहले कि सुजान सिंह अपनी बात पूरी कर पाता, विशाल ने आगे कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए आज का पूरा दिन है। अगर तुम आज रात होटल राजमहल नहीं आए तो कल वो सारे सबूत पुलिस के पास होंगे। और इतना कहकर दिव्या और विशाल वहां से बाहर निकल आए, मगर सुजान सिंह हक्का पक्का होकर वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे यह साबित हो सकता है कि नंदिनी का खून उसी ने किया है। सुजान सिंह को धमकाने और डराने के बाद दिव्या और विशाल उस घर से निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने इधर उधर देखा, मगर वो औरत उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आई। अब सूरज ढलने लगा है और अब उन्हें घर पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, इसलिए उन दोनों ने देर किए बिना बस पकड़ी और उसमें बैठकर निकल गए। उस बस में ज्यादा भीड़ नहीं है और ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा सिर्फ 1-2 लोग बैठे हुए हैं। कुछ घंटों के बाद दिव्या ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और विशाल से कहा, विशाल, रात के 11 बजने वाले हैं। विशाल ने भी टाइम देखने के बाद दिव्या की तरफ देखा और धीरे से अपना सर हिलाया। उन दोनों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही देर में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनका सर घूमने लगा हो और उनकी नजर धुंधली हो गई हो। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और जब उन्होंने आंखें खोली तब वो दोनों अपने आप होटल राजमहल के अंदर मौजूद हैं। पूरा होटल राजमहल सुनसान पड़ा है, यहाँ तक कि वहां पर इतना सन्नाटा है कि वो लोग अपनी सांसों की आवाज सुन पा रहे हैं। आज
यहाँ सब कुछ इतना शांत कैसे है? दिव्या ने विशाल की तरफ देखते हुए पूछा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। विशाल और दिव्या दोनों अंदर चले गए, लेकिन पूरे होटल में पसरा हुआ ये सन्नाटा उन्हें अंदर से खा रहा है। अभी वो लोग ठीक से पूरे हालात को समझ भी नहीं पाए हैं कि तभी अचानक से एक तेज ठंडी हवा उनको महसूस हुई। पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजे और खिड़कियों की धाड़ धाड़ आवाजें उनके कानों को चीरती हुई उनकी रूह तक पहुंचने लगी। वो दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसी वक्त उन्होंने देखा कि होटल की लिफ्ट काफी तेजी से नीचे की तरफ उतर रही है। उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विशाल, इसके अंदर कौन है? कौन है जो यहाँ हमारे पास आ रहा है? दिव्या ने घबराते हुए तुरंत विशाल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार विशाल के पास भी दिव्या को समझाने के लिए कोई जवाब नहीं है। उसे भी नहीं पता कि इस लिफ्ट के अंदर से कौन बाहर निकलेगा और वो उन लोगों से क्या चाहता है। तभी वो लिफ्ट एक तेज आवाज के साथ नीचे आकर रुक गई और धड़ाक की आवाज के साथ उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दिव्या और विशाल ने देखा कि लिफ्ट के अंदर से वही औरत अपने सर पर पल्लू लिए, अपने हाथ में वो आधा बिना चमड़ी का बच्चा लिए बाहर आ रही है। कहाँ है मेरा कातिल? कहाँ है वो? वो होटल में तेज चलती हुई हवाओं के बीच गरजती हुई लिफ्ट से बाहर निकली और सबसे पहले दिव्या और विशाल से सवाल किया। ये सुनते ही विशाल ने कांपती आवाज के साथ कहा, बंसी, मुरली, कहाँ हो तुम दोनों? लेकिन बंसी और मुरली उस वक्त वहां है ही नहीं। ये देखकर विशाल की सांस सूख जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या सुजान सिंह होटल राजमहल आएगा या आज विशाल और दिव्या का खेल खत्म हो जाएगा?